एंड वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 1 न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ये जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं लाइफ प्रोसेसेस में। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड मिनरल्स, हर एक चीज़ इसमें आ जाती है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा लाइफ प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर आपने देखना है उसको वो जिंदा है या नहीं है, आप कैसे देखोगे? आप देखोगे वो चल रहा है, उस बेस पे भी आप देख सकते हो, दूर से ही आपको पता चल जाएगा। वो बातें कर रहा है, उस बेस पे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर वही लिविंग ऑर्गेनिज्म सोया हुआ हो, फिर आप कैसे बता पाएंगे? सिंपली आप उसकी ब्रीथ चेक करेंगे, आप उसकी सांस चेक करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि वो जिंदा है या नहीं। वही प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, हर एक चीज़, उनको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेस में आता है, जैसा मैंने लिखा है, मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शन कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज़, इन चीज़ों को मेंटेन करना, उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस का सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन जो है ईजीएस्ट टॉपिक है, सबसे ईजीएस्ट तो मेरे को यही लग, मेरे हिसाब से तो हर एक टॉपिक ईजी होता है, ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाला कैसा है। अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो तो वो टफ़ चीज़ों को भी ऐसे एक्सप्लेन करता है, ऐसे एलाबरेट करता है कि वो आसान हो जाता है। तो हम लोग इसे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग से, इसकी टाइप्स एक्चुअली अलग होती हैं प्लांट्स में, और एनिमल्स के केस में अलग होती हैं। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो है वर्ड न्यूट्रेंट से लिया गया है। ठीक है। अब न्यूट्रेंट क्या होते हैं? न्यूट्रेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में से ऑब्टेन करते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, सब्सटेंसेस ऑब्टेनेड फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो वो चीज़ें जिन्हें एनवायरनमेंट से ये प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्हें एज एनर्जी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स की बात करें, कुछ न्यूट्रिएंट्स एग्जांपल मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, एट्सेट्रा, और भी कुछ टाइप्स की हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इसे कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और इनका रेशो क्या होता है? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन फिर से 1, CHO और 1 to 1, इनका रेशो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। और कार्बोहाइड्रेट में मेनली क्या आते हैं? इसमें आते हैं ग्लूकोज, इसमें आ जाता है स्टार्च, आ जाता है, उसके बाद शुगर आ जाता है, एट्सेट्रा। तो आपका न्यूट्रिशन तो पहले ही मेरे हिसाब से एक्सप्लेन हो गया। सिंपली क्या कहता हूँ, फिर से मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ऑब्टेन करना न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स के केस में न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्टेन करना न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में से, और उसका इस्तेमाल करना एनर्जी के लिए, एंड यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब हम लोग इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या, थोड़ा जो कन्फ्यूजन बच्चों, न्यूट्रिशन एनिमल्स के केस में जो कन्फ्यूजन रहती है। एनिमल्स के केस में क्या होता है, बच्चों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है, न्यूट्रिशन होता है इंजेक्शन यानी खाना खाना, और प्लस क्या करना, उसे एब्जॉर्ब करना, उससे एनर्जी ऑब्टेन करना। लेकिन एनिमल्स के केस में 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। 5 में से पहला स्टेप इंजेक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंजेक्शन होता है मौत से खाना लेना अंदर के लिए, तो इंजेक्शन, सिंपली बताऊंगा ये। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, डाइजेस्ट करना। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्ब करना, उसी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, ये भी आपको पता ही होगा, इजी टर्म है। चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन, ASSIMILATION। एसिमिलेशन में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, मुझे लगता है ये सबों को पता नहीं होगा। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है यूज़ करना एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के अंदर। ठीक है। जो हमने एब्जॉर्प्शन की ना,
उस फूड को अब इस्तेमाल करना बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग एसिमिलेशन। जिन्हें लिखना होगा एसिमिलेशन तो वो लिख सकते हैं यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इन द बॉडी। और पांचवा स्टेप आ जाता है इजेशन या डिफिसेशन। ठीक है ना, डिफिसेशन अच्छा रहेगा, इजेशन छोड़ो, DEFECATION। डिफिसेशन होता है वो फीसिस को बाहर निकालना, उसे कहते हैं डिफिसेशन। चलिए, होप आपको यहाँ तक तो अब समझ आ गया होगा। अब हम लोग टाइप्स की बात करें, टाइप्स जो है प्लांट्स में कितने की होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रिपरेशन, खाना जो है कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं, उस बेस पे न्यूट्रिशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वीडियो कट हो गई थी, इसलिए अब मैं इसे आधे से आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद इसको हम मर्ज कर देंगे। तो बात हमारी चल रही थी न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, न्यूट्रेंट वर्ड लाया कहाँ से गया है, क्या होते हैं न्यूट्रेंट्स, और प्लांट्स के न्यूट्रिशन की अलग टाइप्स होती हैं और एनिमल्स के न्यूट्रिशन की अलग टाइप्स होती हैं। अब टाइप्स अगर हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रिपरेशन, दो टाइप्स की होती हैं। एक तो आ गया ऑटोट्रॉपिक, एक आ गया हेटेरोट्रॉपिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ऑटोट्रॉप जो है क्यों नाम पड़ा, क्यों क्या ज़रूरत पड़ी डिवाइड करने की न्यूट्रिशन को। तो ऑटोट्रॉप उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपना खाना जो है वो बनाते हैं और खुद बनाते हैं, यानी ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इम्पॉर्टेंट बात है, जाहिर सी बात है कि वो ऑर्गेनिज़म जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, अपने दम पर बनाएंगे, उनको कहा जाएगा ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड करेंगे खाने के लिए, उन्हें कहा जाएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब अगर हम लोग कुछ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें प्लांट आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया कुछ आ जाते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो इसको ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है, आप खुद ही सोचिए। आप इस तरह से सोचिए कि प्लांट कभी आपके पास खाना मांगने के लिए आया नहीं, उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ है। वहीं अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस किन पर डिपेंड है, ह्यूमंस जो हैं ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड है। एक ह्यूमन जो है वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। उगाने और बनाने में फ़र्क है, उगाना होता है खेत में जाकर उगाना, लेकिन अपना खाना बनाना, खुद बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए हेटेरोट्रॉप, देखो ना, आप सोचो, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, वहीं अगर हम लॉइन की बात करें या हम काऊ की बात करें, गाय की बात करें, तो वो जो है इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं। या जिराफ जो है इन्हीं प्लांट्स के पत्तों को खाता है। तो जिराफ जो है हेटेरोट्रॉपिक है और प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो खाना बनाते हैं, ये बनाते किस तरह से हैं, हम लोग क्यों नहीं बना पाते और ये कैसे बना लेते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसके द्वारा ये अपना खाना जो है प्लांट्स बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, ये किस तरह से इससे खाना बनाते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए एक बात आप याद रखना, सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और खाना किस तरह से बनाते हैं, देखिए लीफ जो होते हैं, लीफ पत्ते जो होते हैं, मैं अगर बात करूं प्लांट्स की तो उनके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। अब सेल ऑर्गेनेल होता क्या है, जैसे इंसान के अंदर जो सेल होते हैं, जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग ऑर्गन्स ऑफ सेल भी कहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से जब हम लोग प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे वहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे मोटे ऑर्गेनेल्स, और उनमें से ही क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं एक अलग एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे हमारी बॉडी भरी पड़ी है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, उसी तरह से लीफ के अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। उन ऑर्गेनेल्स को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो है प्लांट के अंदर जो है, मान लो ये क्लोरो
क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं और इन पिगमेंट्स को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर के होते हैं। और जो सनलाइट होती है ना, ये जो सनलाइट होती है, ये डायरेक्ट ये जो है ये क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करते हैं सन की रेडिएशंस को, और उसी से जो है ये खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। इसके लिए एक इक्वेशन बनती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, ये जो खाना बनाना है इसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है प्लांट के लीव्स को। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑब्टेन करते हैं, ये उनके पास तो होता ही, ये इनहेल करते हैं, इसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना, ये तो इनके पास ऑलरेडी है। वाटर लेते हैं ये रूट से, उसके बाद जो लीव के ऊपर क्लोरोफिल होते हैं, सनलाइट उसे लेगा तो उसके बाद इसे कन्वर्ट करेगा किसमें, खाने में, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन भी छोड़ेगा ये और वाटर भी ये छोड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने 6 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 12H2O लिखा है। ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए, कि हर एक, अगर यहाँ पर कार्बन 6 हैं तो यहाँ पर भी कार्बन 6 होने चाहिए, इसलिए हम लोग ये 6 विक्स 12 लिखते हैं। इतना आपने नहीं ध्यान रखना है, आप जो है ध्यान रखोगे कार्बन और हाइड्रोजन जो है, इन ये दो चीज़ें जो है मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। और देखो ऑक्सीजन भी ये छोड़ते हैं, ये अगर याद ना भी रहे लेकिन ग्लूकोज आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ आ गया होगा। जो लीफ जो होते हैं ना, लीफ, तो लीफ के ऊपर क्या होता है, लीफ के ऊपर स्टोमाटा भी प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटा क्या होते हैं, अगर मैं स्टोमाटा की बात करूं, फिलहाल तो मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूं। ये जो प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस का, इसमें जो स्टेप्स होते हैं, जैसे लाइट पड़ना, उसके बाद CO2 H2O का मिलना, ग्लूकोज बनना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं होता। इन केस ऑफ डेजर्ट के जो प्लांट है ना, ये कंटिन्यूसली नहीं होता, कि मतलब प्रोसेस चलते जा रहे हैं। डेजर्ट प्लांट्स को और भी कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। लाइक इनको जो है ना, इनको नाइट में CO2 जो है मिलता है। डेजर्ट प्लांट्स जो हैं ये अपटेक क्या करते हैं, CO2 को अपटेक करते हैं, लेकिन नाइट टाइम में। उसके बाद डे टाइम जब उनको, उनके लीव्स के ऊपर वो सूरज की किरणें पड़ेंगी, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। हाउएवर जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, सिंपल प्लांट, जो हाँ हमारे, ये क्या हो गया, सॉरी 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद हाउएवर जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे J&K के प्लांट्स हैं, इनमें कंटिन्यूसली जो है फोटोसिंथेसिस, लाइट ऊपर से पड़ी तो बस प्रोसेस चलता रहा और फोटोसिंथेसिस से खाना इनके लिए बनता रहा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब इन्हीं लीव्स के अंदर स्टोमाटा होते हैं। देखो मान लो ये लीव है, अब रफ डायग्राम है, आप सिर्फ समझाने के लिए। उसके अंदर जो है क्या है, छोटे छोटे क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं। बाहर से तो ये ऐसे दिखेंगे, मान लो ये ऐसे दिखेंगे, लेकिन जब आप इनको क्या करोगे, जब आप इनको ऐसे जूम करोगे ना, तो उसके बाद ये कैसे दिखेंगे, ऑरेंज शेप्ड के होते हैं स्टोमाटा, ठीक है। ऐसे जो शाखें होते हैं, खाश ना, सनातन खाशें जो होती हैं उसमें ऑरेंज में, उस टाइप की होती हैं, या किडनी शेप्ड, आप याद रख लो, ये स्टोमाटा किडनी शेप्ड होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में गैसेस जो है, ऑक्सीजन जो है, CO2 जो है, इनको एक्सचेंज करना पड़ता है। इसी तरह से प्लांट्स को भी, आप तो जानते हो, वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इनकी एक्सचेंजमेंट कहाँ होगी, वो वहाँ होगी जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इसको मैंने डायग्राम भी कहीं पे लिखी बनाई थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये देखो, ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है, इनके अंदर जब पानी भर जाता है ना, इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, यही जो हैं, ये देखो, ये हैं गार्ड सेल्स। ये आ गया पूरा स्टोमाटा। ये स्टोमाटा जो है ये क्लोज भी होता है, जैसे यहाँ पर ओपन टाइप है, और बंद भी हो जाता है, ठीक है। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, इनमें जो है जब पानी जमा हो जाता है, ठीक है ना, जब पानी जमा हो गया तो ये जो है ये स्वेल करते हैं, ठीक है, ये सूज जाते हैं, स्वेल करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोमाटा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। ये तो समझ आ गई होगी। और जब ये पानी निकल जाता है, पानी कैसे निकलता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल ये बताता हूँ, जब ये पानी निकल जाता है तो ये फिर से बंद हो जाते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। पानी कैसे निकलेगा, ड्यूरिंग डे टाइम, जब धूप होगी, जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, तो
ट्रांसपायरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन, TRANSPIRATION, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन से क्या हो जाएगा, पानी जो है यानी उड़ जाता है, निकल जाता है लीव से, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और उसकी वजह से जो है ये क्या हो जाता है, इसको ये फिर से बंद हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना पाएँ, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बोला, जिराफ जो है क्या खाएगा, जिराफ जाएगा लीव्स को खाएगा। तो जो लीव्स जो है प्लांट के, उन्होंने अपना खाना खुद बनाया था, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ हुए। लेकिन वहीं जिराफ जो है वो हेटेरोट्रॉफ हो गया। ठीक है, हम भी हेटेरोट्रॉपिक में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट की बात चल रही है तो मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ। इसमें इंक्लूड होते हैं, पहली नंबर बात तो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरी नंबर बात दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे खाने के लिए। एग्जांपल है कुछ फंजाई, ठीक है, ये भी दूसरों पर डिपेंड, फंजाई कहीं पे लग जाता है ना तो उसी को खा लेता है, उसके खाने को वो डिकम्पोज करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फंजाई आ गया। और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरे की मैं बात करूँ तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कुछ होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। अब वो खुद ही सोचो, एक सेल कितना छोटा सेल होगा, ये तो आप सोच ही सकते हो। अब हेटेरोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी बोला, जो ये फंजाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी जो ये जो ब्रेक डाउन करते हैं ना फूड, ये बाहर ही करते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन नहीं करते ये फूड की। मान लो ये कोई चीज़ है, ये जो है इसके साथ, ये फंजाई है, मान लो ये इसके साथ अटैच हो गया, इसे ब्रेक डाउन करेगा करेगा करेगा, उसके बाद इसे खाएगा। ठीक है ना। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाना पहले स्वेलो करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म है, इसने खाना मान लो ये स्वेलो कर लिया, उसके बाद ये बॉडी के अंदर इसे ब्रेक डाउन करेगा। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किस लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। उन एलिमेंट्स जो हैं उनका रोल हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा रोल जानने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो लगभग 17 एलिमेंट्स हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मैंने लिखा है 17 एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए। इनमें से 9 जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रेंट हैं, 8 जो हैं माइक्रोन्यूट्रेंट हैं। अब ये भी हम बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रेंट क्या होता है और माइक्रोन्यूट्रेंट क्या होता है। मैक्रोन्यूट्रेंट याद रखना दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रेंट वो न्यूट्रेंट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ती है। और माइक्रोन्यूट्रेंट्स ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को ग्रोथ के लिए। और अगर 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 ये बात आप याद रखिएगा, अगर इन एलिमेंट्स की कमी हो जाए प्लांट्स के अंदर तो ग्रोथ प्रोसेस रुक जाता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर लैक हो जाए इन एलिमेंट्स को, डिसरप्ट हो जाता है, रुक जाता है प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए शॉर्ट में अब इसको थोड़ा कंप्लीट करेंगे। 1-2 लेक्चर इस न्यूट्रिशन के ऊपर और आएंगे अगर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर तो, अदरवाइज़ मैं स्किप करूँगा, फिर मैं पढ़ाना इस चैनल पे छोड़ दूँगा। तो फिलहाल आप मैक्रो देख लीजिए और आपके कमेंट्स में ज़रूर देखना चाहूँगा कि मैंने कैसा पढ़ा है, मैं आगे कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। तो मैक्रो न्यूट्रेंट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये लार्ज क्वान्टिटीज़ में प्लांट्स को ज़रूरत होती है और ये 9 होते हैं। 9 में से देखो मैं आपको बोलता हूँ, पहला आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। ठीक है, ये 9 है मैक्रो, मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को लार्जर क्वांटिटीज़ में। अब माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो जो है, माइक्रो 8 हैं लगभग। 8 में से एक तो आ गया आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनियम और क्लोरीन। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एलिमेंट्स केमिस्ट्री के रिलेटेड होते हैं। थोड़े बहुत तो आने चाहिए, लगभग आपको 10-10, 20-20 तो आने चाहिए। और अब यहाँ पर एक और चीज़ है, क्रिटिकल एलिमेंट्स भी कुछ होते हैं। व्हाट आर क्रिटिकल एलिमेंट्स, मान लो हमारी जो सॉइल है ना उसमें कुछ एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। क्या क्या,
नाइट्रोजन की, फास्फोरस या पोटेशियम की। जब इनकी कमी हो जाती है ना तो हमारी ज़मीन पे फसल अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि ये जो हैं ये एज ए फर्टिलाइज़र एक्ट करते हैं, ये अर्थ को ये ज़मीन को फर्टिलाइज़ करते हैं। लेकिन जब इनकी डेफिशिएंसी हो गई फसल अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है यही यूज़ करते हैं एज अ केमिकल फर्टिलाइज़र। हम बाहर से डालेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिससे हमारी लैंड जो है, हमारी ज़मीन जो है फिर से फर्टाइल हो जाए। तो दैट्स वाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है एनपीके आप याद रखेंगे, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीन जो हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। और क्रिटिकल एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं सॉइल के लिए। क्रिटिकल यानी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, उसकी फर्टिलिटी के लिए। इसी के साथ अभी हम लोग इस लेक्चर को क्लोज़ करते हैं फ्रेंड्स, और आप अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। ओके, बाय।